की सूची में वर्णक्रम। वर्णक्रम बोलने का मतलब किसका नाम उस मतदाता लिस्ट में जिसमें आप वोट डालने जाओगे 1 नंबर पर रहेगा, 2 नंबर पर रहेगा, किसका 3 नंबर पर रहेगा, किसका 4 नंबर पर रहेगा। तो हेडिंग डालिए अल्फाबेटिक अरेंजमेंट ऑफ कैंडिडेट कंसिस्टिंग इलेक्शन। तो चुनाव में किस व्यक्ति का नाम किस नंबर पर रहेगा, ठीक, ये आप डिसाइड नहीं करोगे ना कोई दूसरा। मैं बताया ना चुनाव चिन्हों को, चुनाव चिन्ह कौन कौन सा होगा ये डिसाइड करने का काम किसका है, राज्य निर्वाचन आयोग का। लेकिन कौन सा चिन्ह किसको मिलेगा कोई नहीं बता सकता। ये कैसे पता चलेगा, जिसके अल्फाबेटिक आर्डर में जिसका नाम जहां पर मिलेगा उसको वैसा का वैसा क्या मिल जाएगा, चुनाव चिन्ह। जैसे अभी देखो थोड़ी देर पहले ये देखो 1 नंबर पर सीढ़ी है, ये सीढ़ी किसको मिलेगा अभी किसी को नहीं पता, जिसका नाम ए से स्टार्ट होगा अल्फाबेटिक आर्डर। देखो हालांकि अपन हिंदी भाषा के देवनागरी में लिखेंगे, जैसे ये देखो मैंने लिखा अजय, ये नाम लिखा अजय, ठीक, हिंदी में हो गया। अब किसी का नाम होगा आलम, किसी का नाम क्या होगा, आलम। ध्यान से देखना, इसका इंग्लिश में अल्फाबेट में नाम लिखना पड़ेगा। देखिए इसका कैसे लिखेंगे, मान लो की बात है ए, इसका कैसे लिखेंगे, डबल ए। तो पहला अक्षर देख लिए दोनों का सेम है। अगर पहला अक्षर दोनों का सेम है तब अपन कहाँ जाएंगे, दूसरे लेटर पर। दूसरे लेटर पर ये जे आ रहा है और ये ए आ रहा है, पहले ए आता है कि पहले जे आता है, ए आता है। आलम का नाम 1 नंबर पे चल देगा और अजय का नाम कहाँ चल देगा, 2 नंबर, ठीक है। ऐसे ही चलिए आ जाइए, ये ऐसे इसी को बोलते हैं वर्ण क्रम का निर्धारण। देखिए क्या काम का, ठीक। फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करना है अब आपको, नगर पालिका निर्वाचन ऐसा लिखना, छत्तीसगढ़ नगर पालिका निर्वाचन अधिनियम 1994, छत्तीसगढ़ म्युनिसिपल रूल 1994 के तहत मतपत्र में जो बैलेट पेपर होगा, मतपत्र में अभ्यर्थियों के नाम हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि में मुद्रित किया जाएगा। भाषा हिंदी, देवनागरी लिपि। अब उस देवनागरी लिपि में भी आपको अंग्रेजी के अल्फाबेटिक, देखो हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि में मतपत्रों को मुद्रित करने के लिए अभ्यर्थियों के नाम का वर्णक्रम निर्धारण, लेकिन यह वर्णक्रम का निर्धारण अंग्रेजी के अल्फाबेट के आधार पर होगा। भाषा हिंदी, लिपि देवनागरी। अभी थोड़ा देर पहले लिखा था अजय और आलम, नाम तो ऐसे होंगे, लेकिन उसके भी निर्धारण के लिए आपको क्या लगेगा, वर्णक्रम। क्या लगेगा, वर्णक्रम। अल्फाबेट, किसी को क्या बोलते हैं अपन, अल्फाबेट के आधार पर किया जाएगा। सारी बातें नहीं लिखनी है, जितनी काम की उतनी जरूर लिखनी। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट, जब कोई भी कैंडिडेट अपना जो अपेंडिक्स 1 या परिशिष्ट 1 में मतपत्र या निर्वाचन से संबंधित जब अपना दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स जमा करता है, उसके किसी एक डॉक्यूमेंट में उसकी अंग्रेजी की स्पेलिंग की जानकारी होनी चाहिए। कोई भी कैंडिडेट जब इलेक्शन में खड़ा हुआ है, उसके द्वारा जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाएंगे, लगेगा ना भैया, एक आध वोटर आईडी लगेगा, एक आध हो सकता है उसको क्या देना पड़ जाए, आधार कार्ड देना पड़ जाए, कुछ ना कुछ आईडी लगेगा। कुछ ऐसा दस्तावेज होना चाहिए जिसमें उसका नाम का स्पेलिंग किसमें लिखा हो, इंग्लिश में, ठीक है। अगर मान लीजिए, अच्छा, और ये जो जानकारी दिया अपने नाम का, वो ना स्क्रूटनी जब समीक्षा की तिथि तक प्रस्तुत कर सकेगा। जब स्क्रूटनी होता है ना, फॉर्मों का आखिरी में बताया ना, स्क्रूटनी होता है छटनी,
उस समय तक ये क्या कर सकता है, अपने अंग्रेजी में नाम का स्पेलिंग वाला कोई भी एक डॉक्यूमेंट जमा करना जरूरी है। और अगर नहीं करेगा तो क्या होगा सर, नहीं करेगा तो अभ्यर्थी का देखो नाम नहीं लिखा है अंग्रेजी में, उसने अपना नाम नहीं लिखा है, तो अभ्यर्थी के नाम की अंग्रेजी की स्पेलिंग रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ये जो रिटर्निंग ऑफिसर स्पेलिंग लिख देगा वही उसके नाम का क्या माना जाएगा, स्पेलिंग। जैसे क्या लिखा मैं, ऐसा भी लिख सकता हूं। अगर वो रिटर्निंग ऑफिसर ऐसा नहीं लिख के ऐसा लिख दिया, ये भी क्या है, रिटर्निंग ऑफिसर जो स्पेलिंग लिख देगा वही स्पेलिंग क्या होगी, मान्य होगी। अगर ये नहीं खुद कैंडिडेट अभ्यर्थी के द्वारा अपने अंग्रेजी का नाम अपने मतपत्र में बैलेट पेपर में अगर अपने नॉमिनेशन फॉर्म में अपना अंग्रेजी में नाम नहीं लिखा है तो अभ्यर्थी का अंग्रेजी में स्पेलिंग किसके द्वारा लिखा जाएगा, रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इस संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर का निर्णय फाइनल होगा। अब कोई आप उस पर दावा आपत्ति नहीं, एकदम फाइनल हो गया ये, ठीक। इतना तो केवल जानना था, क्वेश्चन अब यहां से बनेगा, ठीक। हमेशा याद रखना है जैसा भी नाम लिखाएगा, जो भी नाम लिखेगा उसके पहले अक्षर के आधार पर, जैसे मैंने लिखा पहला अक्षर ये लिखाया अमर, इसके बाद अपना बिल्लू, अब देखो अल्फाबेट ऑर्डर के हिसाब से पहले किसका नाम आएगा, किसका नाम आएगा, उसके बाद किसका आएगा, एक और अभ्यर्थी खड़ा हो गया, नाम क्या इसका, चंचल, तीसरे नंबर पर आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है अब किसका नाम पहले आएगा, तीन अक्षर देखिए ये तीनों सेम है, पहले सबसे पहले तो देखो किसी के भी नाम का पहला अक्षर देखा जाएगा, पहला अक्षर दोनों का सेम है तो दूसरे अक्षर में जाएंगे, अल्फाबेट के सेकंड लेटर पर जाएंगे, सेकंड लेटर भी सेम है तो तीसरे लेटर पर जाएंगे, तीसरा लेटर भी सेम है तो कहाँ जाओगे। अब एल पहले आएगा कि पी पहले आएगा, कौन पहले आएगा, तो रामलाल का नाम ऊपर हो जाएगा और राम पर। अच्छा इतना नाटक क्यों कर रहे हैं, इतना नाटक क्यों कर रहे हैं, ताकि अगर किसी का नाम, मैं पहले कल ही बताया ना, एक साइको टाइप का बुद्धि में काम करता है कि जिसका नाम ऊपर है वो कैसा है, और चीटिंग करते ही बनता है। आराम से हो गया चीटिंग, ऋतिक रोशन टाइप कर रहा, वहां समझ में नहीं आया क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो इसी कारण चाहते हैं कि ऊपर में ही नाम रहे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आसानी से बोलते बनता है, इसीलिए इतना तमाशा हो रहा है ना भैया। चलिए अब एकदम एक एक पॉइंट कॉपी में होना चाहिए जहां तक बोला जाएगा। अपेंडिक्स 1 में, परिशिष्ट 1 में अंग्रेजी भाषा में जिस प्रकार नाम लिखा गया है उसके प्रथम अक्षर के आधार पर, फर्स्ट लेटर के आधार पर वर्ण क्रम का निर्धारण किया जाएगा। अंग्रेजी भाषा के वर्ण क्रम के पहला लेटर के आधार पर क्या होगा, वर्ण क्रम डिसाइड होगा। ठीक, मतलब अभी थोड़ा देर पहले बताया किसी का नाम अमर है और किसी का नाम बिल्लू है, तो ऊपर किसका नाम आ जाएगा, एक किसके नाम में है, अमर के, जिसके नाम में पहला लेटर, पहले लेटर पर ध्यान देना है आपको,
लेकिन यदि आप देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई कैंडिडेट अपने नाम के साथ साथ सरनेम भी लिखता है, कुल नेम मतलब सरनेम, ठीक है, लिखते हैं ना तुकालू यादव, ठीक है, सरनेम हुआ कि नहीं हुआ? तो कोई व्यक्ति अपने नाम के पीछे क्या के साथ अगर क्या प्रस्तुत करता है, सरनेम प्रस्तुत करता है, परंतु ध्यान से नोट करके लिखना, इसी में कंटिन्यू, परंतु ये जो सरनेम है नाम के बाद लिखा गया है, परंतु ये जो सरनेम है कैसे लिखाया है, सोहन पटेल, पटेल क्या है, कैसे लिखाया है, नाम के बाद। अगर सरनेम नाम के बाद लिखा है तो इस व्यक्ति का वर्ण क्रम एस के आधार पर निर्धारित होगा। लिखते चलो मेरी बातें, समझ में आ रहा है? हाँ, अगर किसी व्यक्ति ने अपना सरनेम अपने नाम के बाद लिखा है तब उसका वर्ण क्रम किसके आधार पर डिसाइड होगा? एस के आधार पर। परंतु यदि किसी व्यक्ति ने अपना सरनेम पहले लगाया, पटेल सोहन, यही आदमी क्या लिख रहा है, पटेल सोहन, कई लोग आगे लगा देते हैं ना सरनेम को, तो अब इसके नाम का वर्ण क्रम का निर्धारण इसके पी के आधार पर होगा। किसके आधार पर होगा? पी के आधार पर। बात समझ में आया? अगर ये नाम ऐसे लिखा है सोहन पटेल, ऐसा लिखा है सोहन पटेल, ठीक, परंतु यदि कुल नेम सरनेम नाम के पहले लिखा है तो उसका कुल नेम के पहले अक्षर के आधार पर वर्ण क्रम का निर्धारण किया जाएगा। क्लियर? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखोगे तो क्लियर होगा। और जैसे लिखो एग्जाम्पल, यदि किसी अभ्यर्थी ने अपना नाम लिखा है राजेश शर्मा, किसी व्यक्ति का नाम क्या है? राजेश शर्मा, तो इसका वर्ण क्रम का निर्धारण किसके आधार पर होगा? आर। किसके आधार पर होगा? राजेश शर्मा लिखा है तो आर। लेकिन यदि ये पहले अपने सरनेम को लिखेगा शर्मा राजेश, तो इसका वर्ण क्रम एस के आधार पर निर्धारित होगा। अभी बताया सोहन पटेल तो एस के आधार पर, पटेल सोहन तो पी के आधार पर। सेम एग्जांपल। दूसरा बात, नेक्स्ट पॉइंट, यदि अभ्यर्थी ने अपना पूरा नाम न लिखकर आद्य अक्षर इन स्टाइल्स, अरे बीपी यादव, एसडी यादव, नाम सुने हो, एमएल वर्मा, देखे हो ना, ये होता है इन स्टाइल। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति ने अपने पूरा नाम ना लिख करके आद्य अक्षर ये में लिखा हो तो वर्ण क्रम का डिसीजन लेते समय या निर्धारण करते समय इन स्टाइल को ध्यान में नहीं दिया जाता। कैसे? मान लीजिए एग्जाम्पल लिखो, ऐसे नहीं समझ में आएगा जब तक एग्जाम्पल नहीं लिखोगे। एग्जाम्पल लिखिए, अगर किसी व्यक्ति ने अपने नाम को इन स्टाइल में लिखा है, मतलब शॉर्ट नेम, ठीक है, एसएन सिंह, बीएन सिंह, ऐसे नाम लिखते हैं ना अपन, तो ऐसे ही अगर किसी व्यक्ति ने अपना नाम लिखा है तो इन स्टाइल को ध्यान नहीं दिया जाता। एग्जाम्पल लिखे, एग्जाम्पल सबसे पहले वही लिखो। यदि एक अभ्यर्थी का नाम है शिव कुमार, किसी कैंडिडेट का क्या नाम है? शिव कुमार, और इसने अपना नाम लिख दिया एस कुमार, एस डॉट कुमार। अगर देखिए ध्यान से देखिए, अगर इसका नाम शिव कुमार होता तो इसका वर्ण क्रम का निर्धारण इस एस के आधार पर होता।
होता कि नहीं होता। लेकिन अभी जैसे वो एस डॉट कुमार लिखा तो एस का कोई मतलब नहीं रहा, इन स्टाइल को छोड़ दिया जाता है। अब इसके नाम का निर्धारण किसके आधार पर होगा, कुमार के आधार पर होगा, के आधार पर इसके नाम का निर्धारण होगा। ठीक, साथ में एक और एग्जाम्पल ही काम का है इसमें। एक अभ्यर्थी का नाम है मदन लाल भारती, इसने अपना नाम लिखा ML भारती, तो M के आधार पर नहीं होगा। देख, अगर ये पूरा नाम लिखता तो मदन का M के आधार पर इसका नामकरण होता, लेकिन अगर ये ऐसा लिखा है ML भारती तो इसके बजाय इसका क्या आ जाएगा, भारती का B के आधार पर इसका क्या होगा, निर्धारण किया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। देखो, मैं बोला दुर्गा शंकर सिद्धार्थ पूरा नाम था। पूरा नाम क्या था इसका, दुर्गा शंकर सिद्धार्थ। इसको अपना नाम एकदम स्टाइलिश बताना है, DS सिद्धार्थ नाम है मेरा। क्या नाम है? कई जन पूरा नाम लेते हैं ना तो टेंशन में आ जाता है, मेरा नाम DS सिद्धार्थ जो है वो है, तो DS सिद्धार्थ। अब ये जब ऐसा लिखेगा अपने नाम को तो इसका वर्णक्रम किसके आधार पर डिसाइड होगा, डी के आधार पर। लेकिन अगर वो ऐसा लिख दिया तो इसके वर्णक्रम का निर्धारण किसके आधार पर होगा, S के आधार पर। किसके आधार पर होगा, S के आधार पर। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में कंटिन्यू, थोड़ा सा चाहोगे तो नेक्स्ट पॉइंट कर सकते हो। यदि इन स्टाइल के बाद, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, यदि आद्य अक्षरों के बाद का नाम समान हो, इन स्टाइल के बाद नाम कैसा हो, समान हो। जैसे ML वर्मा और DK वर्मा, इन दोनों को तो छोड़ देना है, इन दोनों को तो छोड़ना है, इन स्टाइल को छोड़ना है। अब इनके नाम का निर्धारण कहाँ से होगा, ईसु वर्मा से और ईसु वर्मा से, और दोनों का नाम तो वर्मा ही है, कहीं कुछ नहीं। जब इन स्टाइल के बाद दोनों का नाम समान हो तब इन स्टाइल का मदद लिया जा सकता है। कब लेना है इन स्टाइल का मदद, जब दोनों का क्या हो, आगे इन स्टाइल के बाद नाम सेम हो। बातें स्पष्ट हो रही है नहीं हो रही है? यस, ठीक। यदि इन स्टाइल के बाद दोनों का नाम समान हो तब वर्णक्रम का निर्धारण इन स्टाइल के आधार पर किया जा सकता है। जैसे PS वर्मा और BK वर्मा, आद्य अक्षरों के प्रथम अक्षरों को विचार में रखकर BK वर्मा का नाम पहले आ जाएगा और PS वर्मा का नाम बाद में आ जाएगा। ठीक है, इतने के बाद नेक्स्ट पॉइंट, कई लोग का आदत है अपने नाम को आदर बनाने का, एकदम आदर, मिस्टर, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, ठाकुर, राजा, कुमार, मौलवी, पंडित, सब लगाने का, इसको बोलते हैं आदर सूचक शब्द। लिखिए, यदि किसी व्यक्ति ने अपने नाम के पहले आदर सूचक शब्द, शैक्षणिक योग्यता दर्शाने वाले शब्द, पैतृक नाम, व्यवसाय का नाम, ठेकेदार, पप्पू ठेकेदार, ठीक है, इन सब शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, आचार्य, पंडित, वैद्य, प्रोफेसर, हकीम, मेजर, कर्नल, लेफ्टिनेंट, राजा, ठाकुर, कुमार,
ये सब क्या है? आदर सूचक शब्द, शैक्षणिक शब्द या पैतृक शब्द या व्यावसायिक शब्द, कुंवर, महंत, लाला, चौधरी आदि। तो वर्ण क्रम का निर्धारण करते समय इन शब्दों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। तो वर्ण क्रम का निर्धारण करते समय इन सबको क्या कर दिया जाएगा? नजरअंदाज कर दिया जाएगा। कैसे? अगर मैं लिखता हूं किसी का नाम है प्रोफेसर बाला, बाला शैतान का, किसी का नाम क्या है? प्रोफेसर बाला, ठीक है। अब इसके नाम का निर्धारण इससे नहीं होगा, किससे होगा? बाला के बी से। किसी ने लिखा डॉक्टर मोहन, का नाम क्या है? डॉक्टर मोहन। तो ये डॉक्टर का डी कोई काम का नहीं है। इसका निर्धारण, वर्ण क्रम का निर्धारण किससे होगा? किससे होगा? क्लियर? ठीक। यही बातें बोलता है। आदि वर्ण क्रम का निर्धारण करते समय इन शब्दों को क्या कर दिया जाता है? नेग्लेक्ट। उदाहरण के लिए यदि एक अभ्यर्थी का नाम है डॉक्टर आनंद मोहन, एक आदमी का क्या नाम है या एक व्यक्ति का नाम है डॉक्टर आनंद मोहन, तो इसके वर्ण क्रम का निर्धारण आनंद के एक अक्षर के आधार पर ही निर्धारित किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट, यदि दो व्यक्तियों का नाम सेम है, दो व्यक्तियों का नाम क्या है? समान है, तब उनमें अंतर पैदा करने के लिए उनके पिता का नाम जोड़कर, उनके नाम के आगे पीछे कहीं भी, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है आगे, उनके आगे पिता का नाम जोड़कर, या निवास स्थान प्लेस रायपुर वाला, बिलासपुर वाला, कोकटपारा वाला, साहूपारा वाला, दो लोग खड़े हैं, दो एक ही वार्ड से और दोनों का नाम सेम है, तो अब वो कहाँ से लाएंगे अलग? एक बिलासपुर दूसरा रायपुर कहाँ से लाएगा? उस समय क्या बोलेगा? साहूपारा, साहूपारा। ऐसे स्थान, क्या बोला मैं? स्थान, ठीक है। बिजनेस, अब स्थान स्थान दोनों एक ही कॉलोनी के, एक ही कोकटपारा के, अब दोनों पिताजी का नाम सेम, दोनों का नाम सेम, अब कैसे करें? पत्नी अलग अलग होगी भाई, ठीक है, हाँ ठीक है। तब उसको देखे जाएगा कि हाँ व्यवसाय क्या करता है। एक जन बोलेगा बैंड मास्टर और दूसरा का है तो दूसरा साइकिल दुकान वाला। क्या? देखो जैसे यैसे ही बोल रहा हूं मैं, तो विभेद ऐसे करके उनमें क्या किया जाएगा? विभेद मतलब डिफरेंस पैदा किया जाएगा। अरे भैया सेम आदमी, सेम नाम, सब कुछ सेम रहेगा, क्या दोनों को दे देगा? का पंखा, पता ही नहीं चलेगा जीता कौन। इसीलिए दोनों में अंतर करना जरूरी, किसी भी तरह का ऐसे ही किया जाएगा। तो अभ्यर्थियों के वर्ण क्रम का निर्धारण उनके विस्तारित एक्सपांड किया जाएगा। उदाहरण के लिए किशोर बाबूलाल, किशोर बाबूलाल और किशोर आत्माराम, एक के पिताजी का नाम क्या है? बाबूलाल और एक के पिताजी का नाम है आत्माराम। किशोर दोनों कैंडिडेट का नाम है, दोनों कैंडिडेट का नाम क्या है? किशोर। अब देखेंगे कि बाबूलाल पहले आएगा कि आत्माराम, ए पहले आएगा कि बी? ए। तो बाबूलाल आत्माराम का नाम पहले आ जाएगा, उसके बाद किसका नाम आ जाएगा? किशोर बाबूलाल। अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट का भी नाम सेम, उनके पिताजी लोग का भी नाम सेम, अब इस समय देखा जाएगा कि कौन सा व्यवसाय करते हैं। अब क्या देखेंगे कि कौन कौन सा व्यवसाय, जैसे किशोर ठेकेदार, किशोर बैंड मास्टर। अब पहले ठेकेदार आएगा कि बैंड मास्टर आएगा? बैंड मास्टर आएगा। मान लीजिए दोनों बैंड मास्टर हैं, अब नाम भी सेम, पिताजी भी सेम, काम भी सेम, तब कहा जाएगा? निवास स्थान के अनुसार।
ठीक है। किशोर नया पारा वाला, किशोर परसिया वाला। अब ऐसा देखना पड़ेगा स्थान, पहले याद रखना है कैंडिडेट के नाम, कैंडिडेट का नाम सेम होने से पिताजी का नाम आगे पीछे लगा दीजिए। ठीक, पिताजी का भी नाम सेम है तब व्यवसाय में जाना है, व्यवसाय भी सेम है तब कहाँ जाओगे। अब वो भी सेम हो गया तो टेंशन, पत्नी छोड़ के बाकी सब सेम हो जाएगा, भारी टेंशन। लेकिन किसी ना किसी तरह से इनमें अंतर पैदा किया जाएगा, तभी तो चुनाव चिन्ह अलग अलग देगा। दोनों पता चला सीढ़ी पकड़ के घूम रहे हैं, तेरा भी सीढ़ी मेरा भी सीढ़ी। ठीक, ऐसा नहीं होगा। कैसे भी करके क्या पैदा कर दिया जाएगा, डिफरेंस, ताकि चुनाव चिन्ह क्या दिया जाए, अलग अलग दिया जाए। ठीक, ये तो आपको पहले ही लिखा दिया था, फिर भी लिख लो। चलो एक बार और, यदि किसी अभ्यर्थी के नाम का पहला अक्षर, सबसे पहले अभ्यर्थियों के नाम का क्या देखोगे, पहला अक्षर एक जैसा होगा तब कहाँ जाओगे, द्वितीय लेटर पर। और दूसरा लेटर भी जब सेम होगा तब कहाँ जाओगे, तीसरे लेटर पर। तीसरा लेटर सेम होगा कहाँ जाओगे, चौथे लेटर पर। ठीक है, कैसे, सबसे पहले आपको क्या देखना है, जैसे अभी देखो एग्जाम्पल दूंगा समझ में आ जाएगा। इसको लिखिए, यदि दो अभ्यर्थियों में वर्ण क्रम का निर्धारण उसके पहले लेटर के आधार पर किया जाएगा। पहला लेटर सेम निकला तब कहाँ जाओगे, दूसरे लेटर पर। दूसरा लेटर भी सेम निकला तब कहाँ जाओगे, तीसरे लेटर पर। और तीसरा लेटर भी सेम है तब कहाँ जाओगे। इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे, कहीं ना कहीं तो एक आध ठो मिलेगा कुछ अलग, और नहीं मिला फिर पिताजी खोजेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे एग्जाम्पल, तीसरा चौथा पांचवा, अरे सब जान लो। इसमें लिखना पॉइंट नंबर एक का नाम है राम नारायण और एक का नाम है राम प्रसाद। तीनों लेटर RAM दोनों में सेम है। तो अब अपने को देखना है चौथा लेटर, पहला अक्षर R, दूसरा अक्षर A, तीसरा अक्षर M समान है, तब वर्ण क्रम का निर्धारण चौथे अक्षर के आधार पर। अब पहले N आएगा कि पहले P आएगा, है N आएगा। तो राम नारायण का नाम पहले, राम प्रताप का नाम सेकंड नंबर पर हो जाएगा। ठीक, दूसरा ये हो गया, बी लिखो, बी। इसका नाम राम नारायण था और दूसरे का नाम क्या था, राम। अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग लिख दिया, एक साथ था पहले, तब नाम था राम प्रसाद। अब राम नाम है और प्रसाद सरनेम में चल देगा। और सरनेम से कभी भी याद रखना है वर्ण क्रम का निर्धारण नहीं होता। इसका नाम ये देखो राम और इसका नाम राम नारायण, ये तो और आगे जा रहा है, इसका नाम ये तो ये पहले हो जाएगा और वर्ण क्रम में कौन से नंबर पे चल देगा, दूसरे नंबर पर। यहाँ पर अगर प्रसाद में गेप दिए तो ये सरनेम का काम कर देगा। और नाम वर्ण क्रम का निर्धारण कभी भी सरनेम से नहीं होता, किससे होता है, नाम से होता है। इसलिए ये राम पहले नंबर पे आ जाएगा। ये देख राम राम, इसके आगे तो और है भैया, तो राम नारायण ये पहले आ जाएगा। वो कहाँ चल देगा, हाँ राम नारायण बाजा बजाई, सुने होगा ना। हाँ, जीतेगा भी तब तो बजाएगा, जीता नहीं। आ जाओ तीसरा सी, अगर किसी व्यक्ति का नाम है संतोष कुमार अग्रवाल और दूसरे व्यक्ति का नाम है संतोष अग्रवाल, संतोष कुमार अग्रवाल, और एक का नाम है संतोष अग्रवाल, तो इसका संतोष संतोष तो सेम हो गया, इससे तो निर्धारण नहीं कर सकते। अब इसका निर्धारण होगा कुमार से
और इसका निर्धारण होगा किससे? अग्रवाल से। तो कुमार पहले आएगा कि अग्रवाल पहले आएगा? अग्रवाल पहले आएगा, इसलिए संतोष अग्रवाल का नाम पहले, संतोष कुमार अग्रवाल का नाम बाद में होगा। आज ये ऐसा एक क्वेश्चन आया था क्या? नहीं आया था ना? अगले बार देते हैं आपको। ठीक, तो यहां पर इसका निर्धारण के से और इसका निर्धारण ए से होगा, तो ए पहले आएगा, इसलिए संतोष अग्रवाल का नाम पहले आएगा और संतोष कुमार अग्रवाल का नाम इसके बाद आएगा। अगर सेम इसी प्रकार संतोष कुमार अग्रवाल और संतोष लालचंद्र अग्रवाल, तो इसका निर्धारण तो कुमार के आधार पर ही होगा और इसका अब निर्धारण किसके अनुसार होगा? लालचंद। और दोनों में पहले के आएगा कि एल आएगा? के आएगा, तो संतोष कुमार अग्रवाल पहले आ जाएगा, संतोष लालचंद अग्रवाल इसके बाद आएगा। इतना कंझट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि किसका नाम ऊपर आएगा, किसका नाम नीचे आएगा, किसका नाम एक नंबर पे होगा, ये इन्हीं कारणों से। ठीक, अगर किसी अभ्यर्थी के अंग्रेजी के स्पेलिंग में किसी प्रकार का विवाद आ गया, अरे नहीं रे भैया, वो जानबूझ के अपना स्पेलिंग को डबल ए लिख दिया है, उसके नाम में डबल ए नहीं आता है, उसका नाम भी अजय, इसका नाम भी मान लीजिए कुछ और ए से ही है, लेकिन अपने ना आलम मान लीजिए, तो जब उसके नाम में डबल ए नहीं आता था, लेकिन ये जानबूझ के अपने नाम में डबल ए इसलिए लिखा है इसका नाम ऊपर हो, मतलब स्पेलिंग संबंधी विवाद आ गया। तो मैं यही बोल रहा हूँ, किसी अभ्यर्थी के अंग्रेजी स्पेलिंग को लेकर यदि विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो रिटर्निंग ऑफिसर इस विवाद का निपटारा करेगा। कौन करेगा? रिटर्निंग ऑफिसर। कैसे करेगा? मन से नहीं करेगा, उसके द्वारा जो आईडी प्रस्तुत की गई है उस आईडी को देखकर, उस आईडी में जो उसका नाम अंग्रेजी में स्पेलिंग होगा उसके आधार पर ही इसका क्या किया जाएगा? निर्धारण किया जाएगा। और रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा जो निर्धारण कर दिया गया वही क्या होगा? फाइनल और अंतिम होगा। रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा जो निर्णय ले लिया गया वही क्या होगा? फाइनल और अंतिम होगा। ठीक, अगर रिटर्निंग ऑफिसर को सलाह दिया जाता है कि इस विवाद से बचना है भाई साहब, तो आप अभ्यर्थियों से ऐसे दस्तावेज जरूर जमा करवाइए जिनमें उनके नाम का अंग्रेजी में स्पेलिंग हो, वरना आप फंसोगे ही फंसोगे। इसीलिए आप रिटर्निंग ऑफिसर को ऐसी सलाह दी जाती है कि आप ऐसा दस्तावेज जरूर जमा करवाइए जिसमें उसके नाम का अंग्रेजी में स्पेलिंग हो। क्लियर? इस तरह से वर्णक्रम का डिसीजन होगा, डिसाइड होगा कि किसका नाम वर्णक्रम में पहले आएगा बैलेट पेपर में, किसका नाम सेकंड पे आएगा, किसका नाम थर्ड पे आएगा। ऐसे हिंदी भाषा देवनागरी लिपि, लेकिन अंग्रेजी के अल्फाबेटिक आर्डर पर। प्रथम सम्मेलन, अभी चुनाव नहीं हुआ है, प्रथम सम्मेलन। हाँ, एक साथ सदस्यता का प्रतिषेध, हेडिंग डालिए, एक साथ सदस्यता का प्रतिषेध। प्रोविजन ऑफ साइमल्टेनियस मेंबरशिप। ठीक है, एक साथ देखो, भले कोई भी अभ्यर्थी अधिकतम कितने जगह से फॉर्म भर सकता है या कितना चुनाव लड़ सकता है? तो चुनाव लड़ सकता है, चुनाव जीत भी गया, लड़ भी सकता है, जीत भी गया, लेकिन याद रखना है कोई भी वो दो पद धारण नहीं कर सकता। पद कितना धारण करेगा? केवल। अब वो उस व्यक्ति के ऊपर है कि वो पंच वार्ड के हिसाब से पंच का ले, सरपंच का ले, जनपद के सदस्य का ले, चाहे जिला के सदस्य का ले, वो केवल एक ही पद धारण कर सकता है। यही बोल रहा हूं मैं कि ये
एक साथ सदस्यता का प्रतिशत, एक साथ तुम्हारा सरपंच भी हूँ और जिला पंचायत सदस्य भी हूँ, ऐसा नहीं, कोई एक, केवल एक, वो उस आदमी के ऊपर है जो जीता हुआ है। अब वो सरपंच रहना चाहता है कि जनपद का सदस्य या जिला का सदस्य, पता चल रहा है उसको पंच से ही बड़ा प्रेम है, क्योंकि प्रेमिका के कारण ही पता चल रहा है वो सरपंच चुनाव लड़ दिया, पंच चुनाव लड़ा था। लड़ना है, हाँ, और पिताजी दिखाते हैं काज, तब तो भी आओ, बोला लड़का चाहिए, बात खत्म, लड़ लिया भाई साहब, दोनों जगह जीत गया, हाहाकार मच गया, इतना फेमस। अब लड़की के पिताजी को भी पता चल गया, हाँ ये कुछ है। तो लेकिन याद रखना है, दोनों पद एक साथ धारण नहीं कर सकते। अब वो उसके ऊपर है कौन सा पद धारण करता है। कहा एक साथ चुनाव लड़ना, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, इतना सारा दिमाग नहीं लगाना। एक साथ देखो, चुनाव तो केवल इतना ही होगा, पंच, सरपंच, जनपद का सदस्य, जिला का सदस्य। अगर मान लीजिए, ध्यान से सुनना, ये एक पद है, उस पर लड़ना ही है, तो इन तीनों में कोई एक लड़ सकता है, कोई भी लड़ सकता, कोई दिक्कत नहीं, इन तीनों में कोई एक। मान लीजिए उसने कसम खा लिया सरपंच तो बनना ही है, बाकी जो तीन बचे उनमें से कोई सभी एक पद के लिए और लड़ सकता है। जनपद के लिए लड़ना 6, पांचे तीनों में किसी एक के लिए लड़ सकता है। अगर जिला लड़ना है तो बाकी बचे तीनों में कोई भी एक लड़ सकता है, लेकिन याद रखना है दो से ज्यादा किस किस पद पर नहीं लड़ सकता है, वो भी हेडिंग डाल लो। तो याद रखना है, एक ही पंच, अरे 2 वार्डों से पंच चुनाव नहीं लड़ सकता, 2 अलग अलग ग्राम पंचायत से सरपंच चुनाव नहीं लड़ सकता, जो अलग अलग जनपद क्षेत्र से जनपद सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता, 2 अलग अलग जिला क्षेत्र से जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता। ले भैया, चुनाव नहीं लड़ सकता एक साथ। कहां से भैया? 2 ग्राम पंचायतों से सरपंच का, 2 वार्डों से पंच का, निर्वाचन क्षेत्र देखो, एक निर्वाचन जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र से 2 अलग अलग जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकता। वैसे ही जिला के 2 अलग अलग जिला निर्वाचन क्षेत्र से जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता। सेम पद के लिए नहीं लड़ पाएगा भैया, बस बात समझ में आई। सेम पद के लिए 2 जगह से लड़ा नहीं सकता, क्योंकि अगर सेम पोस्ट के लिए 2 जगह से अप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा, नॉमिनेशन फॉर्म उसका रद्द हो जाएगा। एक से अधिक पद धारण करना वर्जित, ठीक है, वो किसी एक से ज्यादा पद धारण नहीं कर सकता। हेडिंग डालिए, प्रोहिबिशन ऑफ मोर देन 1 मेंबरशिप, एक से अधिक पद धारण नहीं कर सकता, ठीक, ओके। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक पदों पर निर्वाचित हुआ है, बिल्कुल फॉर्म भर सकता है, चुनाव लड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जीत भी सकता है। इसके बाद निर्वाचित हुए पद से सबसे बाद में, मान लीजिए सबसे बाद में चुनाव हुआ जिला पंचायत के सदस्य का, और ये भाई साहब जिला पंचायत के सदस्य में भी खड़ा हुआ था, और ये भाई साहब सरपंच चुनाव में भी खड़ा हुआ था, तो सबसे बाद में कौन सा हुआ? जिला पंचायत। तो सबसे बाद में जो निर्वाचन हुआ उसके 10 दिन के भीतर, आखिरी चुनाव जिस दिन मतलब निर्णय हो गया, चुनाव लड़ा गया, घोषणा हो गया, चुनाव घोषणा हो गई, अब उसके 10 दिन 2 जगह से वो चुनाव जीत गया, तो जो बाद में हुआ है जिला पंचायत के सदस्य का जो रिजल्ट आया, उसके 10 दिन के भीतर इस कैंडिडेट को यह बताना पड़ेगा कि वो किस पद पर सेवा देना चाहता है।
इसको ये बताना पड़ेगा कि, और किसको बताएगा, देखिए वो किसको बताएगा, या तो विहित प्राधिकारी, ठीक है, एथराइज्ड ऑफिसर, कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को ये सूचना देगा भाई कि मैं ये वाला सेवा क्या मेवा खाना है, यहाँ पर सेवा दूंगा, सरपंच रहना चाहता हूँ, खुद ही बोल दिया क्या रहना चाहता हूँ, सरपंच, बात खत्म हो गई। वो क्या बनेगा फिर, सरपंच। लेकिन यदि 10 दिन हो गए कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो इन एथराइज्ड पर्सन के पास, इन व्यक्तियों के पास ये लोग अपने हिसाब से निम्नलिखित क्रम के आधार पर उसका मेंबरशिप बना देंगे। अगर ये 10 दिन हो गया और ये खुद नहीं बताया कि मैं कहाँ पर कौन सा पद धारण करना चाहता हूँ, तो ये जो एथराइज्ड पर्सन है अपने में, अपने मन से, देखो ये वो क्रम है, अगर वो नहीं बोला कि क्या बनना चाहता है तो ये अपने हिसाब से ये पद दे देंगे। सबसे पहले उसको क्या देगा, जिला पंचायत का सदस्य। अगर पता चला वो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव ही नहीं लड़ा था, अब कैसे करेगा, फिर देखेंगे क्या जनपद का चुनाव लड़ा था क्या, तो सेकंड नंबर पे जनपद पंचायत का सदस्य। पता चल रहा है वो जनपद का भी सदस्य नहीं लड़ा था, वो क्या लड़ा था, सरपंच और पंच। तो तीसरा, अगर ये चुनाव लड़ा है तो सबसे पहले ये पद दिया जाएगा उसको, कुछ नहीं बोल रहा है तो। ये चुनाव नहीं लड़ा है तो उसको ये पद दिया जाएगा, और ये भी चुनाव नहीं लड़ा तो क्या दिया जाएगा। और अगर दो तो चुनाव, मैं तो 2 बार जीतेगा, अकेले पंच का चुनाव लड़ेगा तो पंच ही नहीं बनेगा, 2 चुनाव जीतेगा तब की बात कर रहा हूं। ये इस क्रम पर, इस हायरार्की पर, ठीक है, इस क्रम के आधार पर उसको क्या दे दिया जाएगा, सदस्यता दे दिया जाएगा। सबसे पहले जिला पंचायत का सदस्य बनाया जाएगा। पता चल रहा है जिला पंचायत का वो चुनाव ही नहीं लड़ा था, तब जनपद सदस्य बनाया जाएगा। जनपद सदस्य भी नहीं लड़ा था, तब सरपंच, तब। लेकिन यदि मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट करके लिखिए एक बात, नोट करके एक बात लिखिए, यदि वह व्यक्ति सूचना देने से पहले 10 दिन होना या सूचना देने से पहले किसी एक पद का शपथ ले चुका है, क्या ले चुका है, ओथ, किसी एक पद का क्या ले लिया, वो शपथ ले लिया है। मान लीजिए सरपंच पद का शपथ ले लिया है, तो ये माना जाता है कि वो कौन सा पद चाहता है। एक तो खुद से बता दे 10 दिन के भीतर कि कौन सा पद लेना है, नहीं बताएगा तो ये लोग देंगे, या तो खुद ही जाके क्या ले लिया है, शपथ। तो ऐसा माना जाता है कि वह व्यक्ति उस पद का क्या कर लिया है, उसने चयन कर लिया है। क्लियर। उस व्यक्ति ने क्या कर लिया है, उस पद का क्या कर लिया है, चयन कर लिया है। He choose his post। अच्छा, चुनाव प्रचार और खर्चा कितना व्यय कर सकता है, एक्सपेंडिचर्स ऑफ इलेक्शन। अगर ये चुनाव ग्राम पंचायत मतलब सरपंच चुनाव, तो 2 लाख रुपए खर्चा कर सकता है। जनपद के लिए खड़ा है तो 3 लाख खर्चा कर सकता है, और जिला पंचायत सदस्य के लिए 2-3 के बाद सीधा आ जाएगा 5, 2-3 के बाद क्या आ जाएगा, 5। लेकिन हर दिन के खर्चे का ब्यौरा उसको किसको देना पड़ेगा, रिटर्निंग। रोज खर्चा होगा, इसको रिटर्निंग ऑफिसर को बताना पड़ेगा, भैया यहाँ 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 पर इतना इतना क्या हो गया खर्चा। ओके, चले आगे। पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार निम्नलिखित अभ्यर्थियों को नियुक्त कर सकता है। अभी अभ्यर्थियों नहीं, अभिकर्ताओं को, एजेंट्स, क्या, एजेंट।
कि मेरे तरफ से ये आदमी रहेगा भैया, ठीक, एजेंट, इसी को क्या बोलते हैं, एजेंट। देखिए निर्वाचन अभिकर्ता, पहला अधिकारी होगा इलेक्शन एजेंट, दूसरा होगा पोलिंग एजेंट मतदान अभिकर्ता, और तीसरा होगा काउंटिंग एजेंट। जिस दिन देखो इलेक्शन का जिस दिन काउंटिंग होता है उस दिन ये इसका एजेंट अंदर बैठेगा। मतदान अभिकर्ता पोलिंग बूथ के अंदर इसका जो आदमी बैठेगा, और एक निर्वाचन अभिकर्ता इलेक्शन एजेंट टेंट लगा के बाहर पर्ची, ए दीदी एतिया देखो टेंट लगा के जो कर्मचारी बैठे हैं बुलाएगा, ए दीदी ये देख तोर पर्ची, जा 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 वोट देखा जल्दी जा, ए भाई आओ आओ, ये मिल गए। तो ये जो पर्ची बांटता है उसी को बोलते हैं क्या, इलेक्शन एजेंट। टेंट लगा के बैठे रहते देखे हो, हाँ, उन्हीं लोग को क्या बोलते हैं, इलेक्शन एजेंट। मन होगा तो रखेगा, मन नहीं होगा तो नहीं रखेगा, तीनों एजेंटों को। तो ये पहला हो गया कौन सा, इलेक्शन एजेंट। हर एक कैंडिडेट का मतदान केंद्र के भीतर में आदमी बैठे रहता है जो इशारा करते रहता है अंदर में, ठीक है, वो कहलाता है पोलिंग एजेंट। देखेगा, हाँ शंभू हो गए, हाँ माखन हो गए, एकर तो हो गए, फिर कैसे आए हैं, ऐसा चेक करते रहेगा, उसको बोलते हैं पोलिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, पोलिंग एजेंट। तो याद रखिएगा दोनों तीनों की नियुक्ति कर सकता है, दो, और नहीं मर्जी है तो नहीं भी करेगा। बात समझ में आया, हाँ। और वैसे ही जिस दिन काउंटिंग होती है गणना स्थल पर, उस दिन उसका काम कौन करता है, अरे बहुत काम का चीज है काउंटिंग एजेंट, एकदम उल्लू टाइप का देखते रहेगा काउंटिंग होते रहे, ऐसा गड़ा आके एकदम। मेन काम क्या पता उसका, ये देख, ये पर्ची है, तीन लोग का नाम है, और ये अपना बिल्लू है, ठीक है, ये राजा, ये सिकंदर। अब ये वाला इसमें पड़ा है, देखो ऐसे ऐसे रहता है ना सिंबल, हकले मारते हैं, तो ये क्या किया, थोड़ा सा चढ़ गया, ऐसे ही पड़ा, ये देख, और था किसका ये, लेकिन थोड़ा सा भी इसमें टच हो गया, हमर डार के उसको पता है कि उसका नहीं है, उसका काम है उसको रिजेक्ट करवाना। क्या करवा देगा, रिजेक्ट करवाया तो इसका तो कम से कम एक वोट बर्बाद हो गया। यही ऐसे ऐसे हमर डार के देख हमर डार के एमा करत रही से ना, हाथ फिसल गए होकर, हाँ, अगले तरफ 90% 10% गुजर नहीं है, उसके बाद भी उस बैलेट पेपर को क्या करा देता है, रद्द करवा देता है। रद्द करवाने से नुकसान किसका हुआ, इसका तो हो गया ना फायदा। यही काम क्या रहता है किसका, काउंटिंग एजेंट का। अब पोलिंग एजेंट पोलिंग बूथ के भीतर में बैठे रहेगा, मर्राखन हो गए, ममता हो गए, ऐसा टिक मारते जाएगा, सब हो गए। पिसाहू तो फिर कैसे आ देते हैं, और वो बेचारा कसम खा रहा है, चिड़िया पारत हो में नहीं दे आऊँ, वो बेचारा टेंशन में घूम रहा, नहीं दे आऊँ भाई, नहीं दे आऊँ, देखा मोर हाथ ला देख ले, अब वो वहां पर हो जाएगा बवाल। ठीक, इनके हिसाब से पढ़ चुका है और उसके हिसाब से नहीं पढ़ा है, इसका बात करेंगे थोड़ा देर बाद। ठीक, ये चेक करने वाला क्या होगा, पोलिंग बूथ में बैठे रहेगा पोलिंग एजेंट। कौन बैठे रहेगा, पोलिंग। अब टेंट लगा के, दीदी ये मिल गए जा सबको ले जा पर्ची देंगे, वो रहता है कौन, इलेक्शन एजेंट। वो कौन रहते हैं, इनकी नियुक्ति करना चाहेगा तो करेगा, नहीं करना है तो नहीं करेगा। लेकिन कितना एक बार पूछा था व्यापम वाला, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए एजेंट, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, बस ये रहना चाहिए क्रिमिनल बैकग्राउंड का नहीं रहे। मर्डर कर मत, चाकू पकड़ के चमका रहा, देवे नहीं देवे, आओ भैया, इस टाइप का ना रहे, क्रिमिनल प्रवृत्ति का ना रहे।
ठीक है, बाकी चलेगा, पढ़ा लिखा नहीं है तो भी चलेगा, सब कुछ चलेगा। बस ये याद रखना है क्रिमिनल बैकग्राउंड का ना रहे, पता चल रहा है खून खराबे घर से संबंध रखता है, ऐसा ना रहे। ओके, ये एक बार पूछा था व्यापम वाला, निम्नलिखित में से इनकी नियुक्ति नहीं करता। अरे बस तीन ही ठो याद रखना है, इलेक्शन एजेंट, पोलिंग एजेंट और काउंटिंग एजेंट। बस प्रचार करता, ये देखना क्या 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 लिखता है, प्रचार भी करता, काउंसलिंग एजेंट नहीं बनाता, लेखा भी करता, अकाउंट एजेंट नहीं बनाता, मुख्य भी करता, चीफ एजेंट। अरे भैया ये सब नहीं बनाता है, इसीलिए मैं यहाँ पर एक जगह लिख दिया हूँ, इन अधिकारियों की नियुक्ति नहीं करता है। बस आपको इसको तो याद ही नहीं रखना है, केवल तीन, कौन, इलेक्शन एजेंट, पोलिंग एजेंट और काउंटिंग एजेंट। इसके सिवा किसी की नियुक्ति नहीं कर सकता वो, और बाकायदा ये लिखकर रिटर्निंग ऑफिसर को देगा कि मैं इन व्यक्तियों की क्या कर रहा हूँ, नियुक्ति कर रहा हूँ। कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, कोई लेना देना नहीं, बस एक ही चीज ध्यान में दिया जाता है, कैसा ना हो, क्रिमिनल बैकग्राउंड का ना हो। ठीक है, बस ये फाइनल हेडिंग डालिए आज का, निवेदित मत, टेंडर वोट, टेंडर वोट। अब भी बोला मैं, मान लीजिए अपना बिल्लू ही खड़ा है कहाँ पर, चुनाव में। ये एक स्कूल है, ध्यान से देखिए, ये क्या, एक स्कूल है, और एक स्कूल में इसी को क्या बोलते हैं, मतदान केंद्र। क्या बोला जाता है, मतदान केंद्र। एक मतदान केंद्र का सुप्रीम पावर किसके पास रहता है, पीठासीन अधिकारी के पास, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। किसके पास कौन रहता है, पीठासीन अधिकारी, सारा पावर इसी के पास रहता है। अब देखिए बिल्लू बेचारा हमारा जो है सरपंच चुनाव में खड़ा है। अब उसका पिताजी ना पहुंचा क्या, 3 बजे, 5 बजे तक तो वोटिंग चलता है, नहीं जाने वाला था, अचानक उसको कोई बता दिया, तोरे बेटा खड़े ही, अरे भुला गिरे हो साहब। दौड़ते दौड़ते कूदते फांदते हपटते पहुंचा कहाँ, स्कूल में। स्कूल में जैसे गया, पर्ची वर्ची लेके अंदर जैसे पोलिंग बूथ में घुसा, बोले ना इसके नाम के, ये तो वोट दे चुका है, बोले। वो बेचारा टेंशन में आ गया, मैं अभी तक 9 बजे गे रहे हैं, 9 बजे ले, और मालिक ला पूछ ले, पूरा भैंसा धोए हो, ट्रैक्टर मारना धोए हो, मैं भुला के रहे मोरे लइका खड़े की वही बताई आए, और ऐसे करूँ मोर लइका एक वोट ले हार जीता, मैं नहीं दिया हूँ। एकदम रोना गाना चालू, इमोशनल हो गया माहौल, इलेक्शन का माहौल कैसा हो गया, इमोशनल। क्या किया जाए, तब जो पीठासीन अधिकारी होता है वेरीफाई करेगा, देखेगा हाँ चिन्ह विन्ह तो नहीं लगा हाथ में, वेरीफाई कर लिया, हाँ ठीक है भाई। अब पीठासीन अधिकारी के पास ये अधिकार होता है कि उसको क्या कर सकता है, एक अलग से बैलेट पेपर देगा, जो बैलेट पेपर देगा वही कहलाता है निवेदित मतपत्र। कौन सा वोट, टेंडर। ये किसी भी निर्वाचन का अंतिम मतपत्र होता है, निर्वाचन का। इसके बाद और अलग से प्रधानमंत्री फोन करेगा तो एक ठो नहीं मिलेगा उसको, मैं पीएम बोल रहा हूँ एक ठो दे इसको, ऐसा कुछ नहीं। चुनाव आयोग का चलेगा उस समय, किसी का नहीं, है ना। ये अंतिम मतपत्र होता है जो किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है, कौन सा, निवेदित मतपत्र, टेंडर वोट। ये मिलता है, ये मिलेगा, ये देता कौन है, पीठासीन अधिकारी। देता कौन है, पीठासीन अधिकारी। और मत देने के पश्चात इसको वापस किसको देना पड़ता है, पीठासीन अधिकारी को। ये याद रखना है, उस मत पेटी में नहीं जाएगा। बाकी नॉर्मल जो इलेक्शन देंगे वो सब कहाँ जाएगा, क्या, बैलेट बॉक्स पे, ठीक है, पेटी। तुम लोग के लिए क्या हुआ, पेटी, बैलेट बॉक्स में जाएगा। लेकिन ये जो निवेदित पत्र है ये वापस किसके पास आ जाएगा, पीठासीन। नॉर्मल कंडीशन में निवेदित मतपत्र या टेंडर वोट का काउंटिंग नहीं किया जाता। सामान्य तौर पर, सामान्य परिस्थितियों में इसकी गणना की ही नहीं जाती, सामान्य तौर पर इसकी गणना नहीं की जाती। एकदम इमरजेंसी केस आ गया, टाई हो गया, फलाना हो गया, ढेकाना हो गया, उस समय निवेदित मतपत्र का प्रयोग किया जाता है।
समान, अब बिल्लू 50 वोट से जीत रहे, निवेदित मतपत्र का कोई काम है क्या? बस सामान्य तौर पर इसकी गणना नहीं की जाती, ठीक है। और ये पावर केवल और केवल किसके पास होता है? पीठासीन अधिकारी के पास होता है। ये अंतिम मतपत्र होता है जो किसी भी किस मतदाता को प्राप्त होता है। ये बैलेट बोर्ड पे, बैलेट बॉक्स में नहीं डाला जाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ठीक। ये हो गया चुनाव। अब चुनाव की घोषणा होगी, घोषणा के बाद अब ये लोग पहला सम्मेलन करेंगे, कुछ बचा हुआ है, इसके बाद इनकी समितियां बनेगी, काम धाम करेंगे। कभी हो सकता है अविश्वास प्रस्ताव से इनको गिरा दिया जाए, कभी कभी डायरेक्ट निलंबित कर दिया जाए। अब ये सारा प्रोसेस बचा हुआ है, बस विद इन वन वीक में ये खत्म हो जाएगा, ठीक।